दोस्तों, ये है जोएल, जो कि एक साधारण सा लड़का है जिसकी पूरी दुनिया उसकी गर्लफ्रेंड एमी और उसकी फैमिली थी। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। जब मॉन्स्टर्स ने शहर पर हमला किया तो हर तरफ अफड़ा तफड़ी मच गई। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और इसी भगदड़ में जोएल और एमी एक दूसरे से बिछड़ गए। फिर जाने से पहले जोएल उससे वादा करता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। लेकिन जोएल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल शहर से भागते समय उसके माता पिता भी उसके साथ कार में ही थे। तभी अचानक से एक विशालकाय मॉन्स्टर ने उनकी कार पर हमला कर दिया। अब जोरदार टक्कर होने की वजह से जोएल कार से बाहर जाकर गिरता है, लेकिन उसके माता पिता कार के अंदर ही फंस जाते हैं और अगले ही पल वो मॉन्स्टर पूरी कार को कुचल देता है। अब अपनी आंखों के सामने माता पिता को मरता हुआ देखकर जोएल अंदर से टूट जाता है और वो डर उसके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। अब उस घटना को पूरे 7 साल बीत चुके हैं और ये मॉन्स्टर वाला पंगा शुरू कहां से हुआ, आइए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे खतरनाक खतरे से जो पूरी की पूरी मानव सभ्यता का अंत कर सकता है। दरअसल अंतरिक्ष से एक विशालकाय एस्ट्रॉयड बहुत ही तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। अब वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर ये धरती से टकरा गया तो इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अब इस महाविनाश को रोकने के लिए एस्ट्रॉयड पर एक के बाद एक कई न्यूक्लियर मिसाइल दाग दी जाती है। ये मिशन पूरी तरह से सफल रहता है और एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष में ही तबाह हो जाता है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि असली तबाही तो अब शुरू होगी। दरअसल उस उल्कापिंड को नष्ट करने के बाद जो भयानक न्यूक्लियर रेडिएशन पैदा हुआ था, वही खतरनाक रेडिएशन धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में फैलने लगता है और इसका सबसे घातक असर पड़ता है धरती के ठंडे खून वाले जीवों पर, जिनके कारण कीड़े मकोड़े अचानक से म्यूटेट होने लगते हैं। अब देखते ही देखते उनका आकार कई गुना बढ़ जाता है और वो बेहद खूंखार और विशालकाय मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। ये विशालकाय जीव इंसानों पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते बड़े बड़े शहर खंडर में बदल जाते हैं। अब सेना भी अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन मॉन्स्टर्स की बढ़ती हुई तादाद के सामने इंसानों के लिए उन पर काबू पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। अब इस लड़ाई में दुनिया की 95% आबादी खत्म हो गई। जो लोग बच गए उन्होंने जमीन के अंदर बंकर और कॉलोनियां बनाकर शरण ले ली। अब ऊपर से दुनिया इंसानों की नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की थी, या यूं कहें कि इन कीड़े मकोड़ों की थी। अब जिस तरह पहले ये कीड़े मकोड़े छुप कर रहा करते थे, अब इंसान छुप कर रहने लगे और उन्हीं में से एक है जोएल डॉसन। दरअसल 7 साल पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो जोएल एक साधारण सा लड़का था जिसकी पूरी दुनिया उसकी गर्लफ्रेंड एमी और उसकी फैमिली थी। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। जब मॉन्स्टर्स ने शहर पर हमला किया तो हर तरफ अफड़ा तफड़ी मच गई। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और इसी भगदड़ में जोएल और एमी एक दूसरे से बिछड़ गए। तभी अचानक से एक विशालकाय मॉन्स्टर ने उनकी कार पर हमला कर दिया और अगले ही पल वो मॉन्स्टर पूरी कार को कुचल देता है। अब अपनी आंखों के सामने माता पिता को मरता हुआ देखकर जोएल अंदर से टूट जाता है और वो डर उसके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। अब उस घटना को पूरे 7 साल बीत चुके हैं। अब जोएल एक अंडरग्राउंड कॉलोनी में रहता है जहां कुछ बचे हुए लोग मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इन 7 सालों में भी जोएल अपने डर पर जीत हासिल नहीं कर पाया। कॉलोनी के बाकी लोग बाहर जाकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और जरूरी सामान भी लेकर आते हैं। वहीं जोएल बंकर के अंदर रहकर खाना बनाता है और सफाई भी करता है और इसी के साथ साथ वो छोटे मोटे कामों को भी संभालता है। ये काम करते करते उसको खुद भी लगता है कि वो बाकी लोगों के जितना बहादुर नहीं है, लेकिन इस समय उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्दी उसकी लाइफ बदलने वाली है। तभी एक दिन उसकी कॉलोनी के लोगों की जिंदगी में हलचल मच जाती है, क्योंकि एक विशालकाय चींटी उनके बंकर के अंदर घुस आती है। खतरे की घंटी बजते ही कॉलोनी के सभी लड़के हथियार लेकर बाहर निकल पड़ते हैं। जोएल भी उनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा ही नहीं करता। सब जानते थे कि जैसे ही कोई मॉन्स्टर उसके सामने आएगा तो वो घबरा जाएगा। तभी एक 4 लोगों की टीम उस चींटी को मारने के लिए निकलती है, जबकि बाकी लोग बंकर के अंदर बैठकर थर्मल कैमरा की हेल्प से पूरी स्थिति पर नजर रखते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी वो चींटी टीम के एक सदस्य पर हमला कर देती है और उसको घसीटकर अपने साथ ले जाने लगती है। अब अपने साथी को मुसीबत में देखकर जोएल से रहा नहीं जाता। पहली बार वो अपने डर के खिलाफ जाने का फैसला करता है और उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उस विशाल मॉन्स्टर को अपने सामने देखता है, उसका पुराना डर फिर से लौट आता है और उस पर हावी हो जाता है, जिसके कारण उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और वो वहीं पर रुक जाता है। अब वो विशाल चींटी सीधे उसकी ही तरफ बढ़ने लगती है,
जोएल को लगता है कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी है और उसको कोई भी बचा नहीं सकता, इसलिए डर के मारे वो अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब वो आंखें खोलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि चींटी का कटा हुआ सिर उसके पैरों के पास पड़ा था, क्योंकि कॉलोनी के 2 लड़कों ने समय रहते उसको मार गिराया था। हालांकि खतरा तो टल गया था, लेकिन इस घटना के बाद जोएल खुद को और भी बेकार महसूस करने लगता है। उसको लगता है कि 7 साल बाद भी वो किसी भी काम का नहीं है। फिर रात को वो अकेला बैठकर रेडियो पर अलग अलग लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसको जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड एमी की थी। अब 7 साल बाद एमी की आवाज सुनकर जोएल भावुक हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं और पता चलता है कि एमी अभी भी जिंदा है और वो समुद्र किनारे बनी एक कॉलोनी में रह रही है, जो जोएल की कॉलोनी से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। अब इतने सालों बाद एमी से बात करके जोएल के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाती है। उसे एहसास होता है कि अब वो अपनी पूरी लाइफ किसी बंकर में छुपकर नहीं बिता सकता, इसलिए अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसको अपने डर का सामना करना ही होगा। फिर अगले दिन वो अपने सभी साथियों को बताता है कि मैं एमी से मिलना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अपने ही हाथों खुद की जान लेने जैसा होगा, क्योंकि जमीन के ऊपर मॉन्स्टर से भरी दुनिया में इतना लंबा सफर तय करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस बार जोएल का फैसला अटल था। वो कहता है कि अगर मैं यहीं पर बैठा रहा तो वैसे भी धीरे धीरे अंदर से मर जाऊंगा। अब ऐसी मौत मरने से बेहतर है मैं कम से कम कोशिश करके मरूं। ये देखकर उसके साथी भी उसकी हेल्प करने का फैसला करते हैं और उसके लिए एक नक्शा तैयार करते हैं। वो सब उसको रास्ते के खतरों के बारे में भी बताते हैं और फिर उसको कुछ जरूरी सामान देकर वहां से विदा कर देते हैं। अब 7 साल में पहली बार जोएल बंकर से बाहर निकला था। उसके सामने एक ऐसी दुनिया थी जो अब पहले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं रही। यहाँ सड़कों पर पेड़ों और जंगलों ने कब्जा कर लिया था। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे के बीच में मौत भी छिपी हुई है। शुरू में वो बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसको किस दिशा में जाना है। वो बस नक्शे के सहारे चलते रहता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसको बहुत बड़े जीव की आवाज सुनाई देती है। फिर वो डर के मारे पास के ही एक सुनसान घर में छिपने के लिए चला जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उस घर के स्विमिंग पूल में पहले से ही एक विशालकाय मेंढक छिपा बैठा है। अब जैसे ही मेंढक को उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, वो बिजली की तरह उस पर हमला कर देता है। जोएल एक बार फिर से डर के मारे जाम हो जाता है। उसको लगता है कि अब उसका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक से एक कुत्ता दौड़कर आता है और जोएल को धक्का देकर खतरे से दूर कर देता है और मेंढक का वार खाली चला जाता है। अब यहीं पर पहली बार जोएल की मुलाकात उस बहादुर कुत्ते से होती है जिसका नाम बॉय था। अब उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आगे के सफर में यही कुत्ता उसका सबसे भरोसेमंद साथी बनेगा। अब फिलहाल बॉय की वजह से जोएल की जान तो बच गई, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। वो विशालकाय मेंढक लगातार उनका पीछा कर रहा था। फिर जोएल किसी तरह से वहां से भाग निकलता है और बॉय भी उसके साथ साथ हो लेता है। शुरू में जोएल सोचता है कि शायद ये कुत्ता कुछ देर बाद अपने मालिक के पास लौट जाएगा, लेकिन बॉय तो जैसे उसको ही अपना मालिक चुन लेता है। फिर वो दोनों मिलकर एक साथ अपना सफर जारी करते हैं। रास्ते में जोएल को पहली बार एहसास होता है कि जमीन के ऊपर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है। यहाँ हर झाड़ी, हर पेड़ और हर आवाज के पीछे मौत छिपी है, लेकिन फिर भी वो एमी से मिलने की उम्मीद में हिम्मत करके आगे बढ़ता रहता है। तभी कुछ देर बाद जोएल एक खतरनाक इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ अचानक उस पर 2 विशाल मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। अब इस बार भी उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन तभी 2 अजनबी लोग उसकी हेल्प करने के लिए सामने आ जाते हैं और इनका नाम था क्लाइड और एक छोटी लड़की मीनो। ये दोनों बेहद अनुभवी सर्वाइवर्स थे, इसलिए ये आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं और जोएल की जान बचा लेते हैं। दोस्तों, क्लाइड एक समझदार और मजबूत इंसान था, जबकि मीनो उम्र में छोटी होने के बावजूद भी मॉन्स्टर से लड़ने में माहिर थी। अब जोएल कुछ दिनों तक उनके साथ ही सफर करता है और इस सफर के दौरान क्लाइड उसको सर्वाइवल की कई जरूरी बातें सिखाता है। वो बताता है कि सभी मॉन्स्टर्स खतरनाक नहीं होते, इसलिए हर मॉन्स्टर को देखकर घबराना नहीं चाहिए। कुछ ही क्रिएचर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। फिर क्लाइड जोएल को एक किताब भी देता है जिसमें अलग अलग मॉन्स्टर्स की जानकारी लिखी हुई थी और उसको ये भी सिखाता है कि डर पर कैसे काबू पाया जाता है और मुश्किल हालातों में दिमाग को कैसे शांत रखा जाता है। अब धीरे धीरे जोएल के अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आज उसको पहली बार महसूस होता है कि वो भी इस दुनिया में जिंदा रह सकता है। तभी कुछ दिनों बाद क्लाइड और मीनो का रास्ता अलग हो जाता है।
विदा लेते समय क्लाइड जोएल से कहता है कि असली बहादुरी डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहने में है। अब मीनो उदास हो जाती है, लेकिन जोएल उसको समझाता है कि इस समय एमी ही मेरे जीने का मकसद है, इसलिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। फिर विदा लेने से पहले क्लाइड उसको एक ग्रेनेड देता है और कहता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी करना जब तुम्हारे पास जीने का कोई आखिरी रास्ता भी ना बचा हो। फिर वो जोएल को एक ऐसी बात बताता है जो उसके पूरे सफर में उसकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। वो कहता है कि गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि इंसान उन्हीं से सीखता है। अब जोएल और बॉय को बाकी का सफर अकेले ही तय करना था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जोएल और बॉय एक रहस्यमय इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां बॉय अचानक से बेचैन होकर वहां से भागने लगता है। जोएल को भी समझ में आ जाता है कि आसपास कोई बड़ा खतरा मौजूद है। तभी जमीन के नीचे से तेज हरकत होने लगती है और मिट्टी को चीरते हुए एक विशालकाय क्वीन मॉन्स्टर बाहर निकल आती है। उसको देखकर जोएल तुरंत पहचान जाता है कि ये वही खतरनाक क्रिएचर है जिससे हमें बचने की जरूरत है। अब जोएल को पता था कि ये मॉन्स्टर आवाज और कंपन का पीछा करती है, इसलिए वो अपने डॉग को साथ लेकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन क्वीन उसका पीछा नहीं छोड़ती। बचते बचते दोनों एक खोखले पेड़ के तने में छिप जाते हैं और किसी तरह से उसकी नजर से बच जाते हैं। लेकिन तभी बॉय की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर फिर से लौट आती है। अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब मौत को अपने बिल्कुल सामने देखकर जोएल जल्दी से अपना ग्रेनेड निकालता है और डरा होने के बावजूद भी सही समय का इंतजार करने लगता है। और फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर अपना विशालकाय मुंह खोलती है, जोएल उसके अंदर वो ग्रेनेड फेंक देता है, जिसके कारण एक भयानक धमाका होता है और उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब कुछ पल तक जोएल को खुद यकीन नहीं होता कि उसने अकेले इतने बड़े मॉन्स्टर को मार गिराया और ये उसकी लाइफ की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। नदी से बाहर निकलते ही जोएल देखता है कि उसकी पूरी बॉडी पर दर्जनों लीच चिपकी हुई है। उनको देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो घबराकर एक एक करके सभी को हटाने लगता है। दर्द और गुस्से में वो इस पूरी मुसीबत के लिए बॉय को ही जिम्मेदार ठहराता है। फिर वो बॉय पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम दोनों की जान जा सकती थी। ये बात सुनकर बॉय उदास हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस तरह से जाते हुए देखकर भी जोएल का गुस्सा शांत नहीं होता। लेकिन तभी कुछ देर बाद लीच के जहर का असर शुरू हो जाता है और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आने लगता है। अब उसको अजीब अजीब सी चीजें भी दिखाई देने लगती है। तभी लड़खड़ाते हुए जब वो आगे बढ़ता है तो उसको क्लाइड द्वारा बताया गया एक औषधीय पौधा मिलता है। फिर वो तुरंत उसको खा लेता है ताकि जहर का असर कम हो जाए। लेकिन तब तक उसकी बॉडी में जहर काफी फैल चुका था, लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसकी ताकत जवाब दे जाती है और उसको अपनी धुंधली आंखों के सामने एमी दिखाई देती है। अब 7 सालों से जिस चेहरे को देखने का वो सपना देख रहा था, उसको अचानक से अपने सामने देखकर जोएल के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। फिर वो दौड़कर एमी के पास जाता है और उसको किस कर लेता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब जोएल की आंखें खुलती है तो वो खुद को एमी की कॉलोनी में पाता है। जोएल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने सच में एमी खड़ी है। अब आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। लेकिन तभी एमी हंसते हुए बताती है कि बेहोश होने से पहले तुमने मुझे नहीं बल्कि एक लकड़ी की मूर्ति को किस कर लिया था। ये बात सुनकर जोएल शर्म से पानी पानी हो जाता है। तभी कुछ देर बाद एमी उसको एक नई खबर देती है। वो बताती है कि कुछ लोग हमारी कॉलोनी में आए हैं, जिनमें एक कैप्टन भी शामिल है। उनका दावा है कि समुद्र के बीच एक ऐसी सुरक्षित जगह मौजूद है जहां मॉन्स्टर्स कभी भी नहीं पहुंच सकते। अब कॉलोनी के लोग जल्दी ही उनके साथ यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर जोएल को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि जिससे मिलने के लिए वो यहाँ पर आया था वो उससे मिल चुकी है। अब धीरे धीरे उसको महसूस होने लगता है कि एमी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके पास जोएल के लिए बहुत कम समय था और अब उसकी जरूरतें भी बदल चुकी हैं। फिर अपने कमरे से बाहर निकलते ही जोएल कॉलोनी को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि समुद्र किनारे बसी ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी, जहां खुले आसमान, ताजी हवा और समुद्र की वजह से बाकी कॉलोनियों की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित माहौल था। आज पहली बार जोएल को महसूस होता है कि शायद ये लोग यहाँ सचमुच बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तभी एमी उसकी मुलाकात कैप्टन और उसके साथियों से करवाती है। कैप्टन बताता है कि पहले मैं आर्मी में था और अब मैं बचे हुए लोगों को अपने जहाज के जरिए
एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाता हूं। कैप्टन की बातें सुनकर हर कोई उससे प्रभावित था और यहाँ तक कि जोएल को भी शुरू में उन पर गर्व होता है। फिर बाद में जब जोएल और एमी को अकेले बात करने का मौका मिलता है तो जोएल उसको अपने दिल की बात कह देता है और बताता है कि मैंने ये पूरा सफर सिर्फ तुम्हारे लिए ही तय किया है। लेकिन एमी का जवाब सुनकर उसकी दुनिया हिल जाती है। एमी कहती है कि 7 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। मैंने अपने माता पिता को भी खो दिया और लास्ट ईयर मैंने एक ऐसे इंसान को भी खो दिया जो मेरे बेहद करीब था। जोएल समझ जाता है कि एमी की जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल चुका है। उसको एहसास होता है कि वो जिन पुराने दिनों की उम्मीद लेकर यहाँ पर आया है, एमी उनसे कहीं आगे बढ़ चुकी है। फिर रात को जोएल अपनी पुरानी कॉलोनी से संपर्क करने की कोशिश करता है और जब उसकी बात अपने पुराने दोस्तों से होती है तो उनकी आवाज सुनकर वो भावुक हो जाता है। लेकिन बातचीत के दौरान उसको पता चलता है कि जोएल के वहां से जाने के बाद कॉलोनी के ऊपर कई सारे हमले हुए और अब वो जगह पहले जितनी सुरक्षित नहीं रही। अब जोएल को एहसास होता है कि जिन लोगों को वो पीछे छोड़कर आया है वही उसके असली साथी थे और इस समय उनको उसकी जरूरत है। लेकिन तभी उसकी नजर कैप्टन द्वारा दी गई पार्टी के फलों और बियर पर पड़ती है जिनमें उसको कुछ गड़बड़ लगती है। फिर जब वो अपनी मॉन्स्टर गाइड बुक में से उन फलों के बारे में पढ़ता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो फल नशे वाले थे और इंसानों को बेहोश कर सकते थे। फिर जोएल तुरंत एमी को चौकन्ना करने के लिए दौड़ पड़ता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कॉलोनी के लगभग सभी लोग वो फल खा चुके थे और एक एक करके बेहोश होते जा रहे थे और एमी भी उनमें शामिल थी। लेकिन तभी डायना जोएल के ऊपर हमला कर देती है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तो वो खुद को और कॉलोनी के बाकी लोगों को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। अब कैप्टन सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाता है और बताता है कि सालों से हम लोग यही काम करते हुए आ रहे हैं। हम अलग अलग कॉलोनियों में जाते हैं और वहां पर लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं, फिर उनको बेहोश करके उनका सारा सामान लूट लेते हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए बताता है कि इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में जहाज चलाने के लिए फ्यूल मिलना लगभग नामुमकिन है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मेरा जहाज आखिर चलता कैसे है और फिर वो समुद्र की तरफ इशारा करता है। तभी समुद्र की गहराइयों में से एक काला विशालकाय साया उनकी तरफ बढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो करीब आता है वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई देने लगता है। फिर अगले ही पल वो विशालकाय क्रैब पानी को चीरता हुआ बाहर निकलता है जिसको देखकर पता चलता है कि ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है बल्कि इसका आकार तो एक छोटे जहाज जितना बड़ा है। फिर कैप्टन गर्व से कहता है कि मैंने सालों पहले ही इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया था। फिर मैंने इसकी गर्दन में एक खास तरह की चैन और इलेक्ट्रिक कंट्रोल डिवाइस लगाया और जब भी मैं रिमोट का बटन दबाता हूँ इस मॉन्स्टर को जोरदार बिजली का झटका लगता है और फिर दर्द से बचने के लिए ये मेरी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुझे जहाज चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि यही मेरे जहाज को खींचता है और बदले में मैं इसको इंसानों का शिकार करके खाना देता हूँ। अब जैसे ही ये बात जोएल को पता चलती है उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि कैप्टन सिर्फ लुटेरा ही नहीं बल्कि एक निर्दयी और बेरहम हत्यारा भी है। तभी एमी पूरी ताकत लगाकर अपने बंधे हुए हाथों को आजाद कर लेती है। फिर सबसे पहले वो जोएल की रस्सियां खोलती है और कहती है मैं इन्हें संभालती हूँ, तुम जाकर मॉन्स्टर को रोको। और इतना कहकर वो कैप्टन के आदमियों पर टूट पड़ती है जबकि जोएल डर के बावजूद उस विशाल क्रैब की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी कैप्टन अपने रिमोट का बटन दबा देता है जिसके कारण बिजली का झटका लगने से वो क्रैब तड़पने लगता है और सीधा जोएल पर हमला कर देता है। उसका एक ही वार जोएल को कई फुट दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ डायना और एमी के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एमी पूरी कोशिश करती है कि डायना को हरा दे लेकिन डायना उससे ताकतवर थी इसलिए वो एमी को बेहोश कर देती है। अब जोएल बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो विशाल क्रैब तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी अचानक बॉय वहां पर आ जाता है और जोएल और मॉन्स्टर के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि क्रैब बॉय को देखते ही रुक जाता है मानो वो बॉय से डर रहा हो। फिर ये देखकर कैप्टन गुस्से से चिल्लाता है उस कुत्ते को मार डालो। फिर डायना तुरंत हथियार तानती है लेकिन ठीक उसी समय एमी को भी होश आ जाता है इसलिए वो उसका निशाना खराब कर देती है। अब गोली चलने की वजह से ग्रेनेड लॉन्चर का गोला सीधा जाकर क्रैब से टकरा जाता है जिसके धमाके से मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर कैप्टन एक बार फिर से उसको बिजली का झटका देता है और दर्द से तड़पता हुआ क्रैब दोबारा जोएल पर हमला कर देता है। इस बार जोएल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो विशाल क्रैब उसको अपने शक्तिशाली पंजों के अंदर जकड़ लेता है। जोएल को लगता है कि अब उसकी कहानी
खत्म होने वाली है, लेकिन तभी उसकी नजर क्रैब की आंखों पर पड़ती है और तभी उसे मीनो की कही हुई बात याद आती है कि किसी क्रिएचर की आंखों में देखकर पता लगाया जा सकता है कि वो दुश्मन है या नहीं। फिर जोएल ध्यान से क्रैब की आंखों में देखता है और वहां उसे ना तो गुस्सा दिखाई देता है और ना ही नफरत, उसको सिर्फ दर्द दिखाई देता है। तभी जोएल समझ जाता है कि ये क्रैब अपनी मर्जी से हमला नहीं कर रहा, बल्कि कैप्टन इससे हमला करवा रहा है, जिसने इसको सालों से गुलाम बनाकर रखा हुआ है। तभी जोएल तुरंत एमी से लॉन्चर मांगता है। वहां मौजूद सभी को लगता है कि वो क्रैब को मारने वाला है, लेकिन जोएल का निशाना मॉन्स्टर नहीं बल्कि उसकी गर्दन में बंधी हुई चेन थी। तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो बॉम्ब सीधा चैन पर जाकर लगता है, जिसके कारण चैन टूट जाती है और वो इलेक्ट्रिक कंट्रोल डिवाइस भी नष्ट हो जाता है, जिसके जरिए कैप्टन इतने सालों से उस मॉन्स्टर को कैद किए हुए था। फिर जोएल धीरे से क्रैब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम आजाद हो। कुछ सेकंड तक तो क्रैब बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और फिर वो जोएल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए धीरे से उसको जमीन पर छोड़ देता है। ऐसा लगता है मानो वो जोएल को धन्यवाद बोल रहा हो, लेकिन अब उसकी नजर किसी और पर टिक चुकी थी और वो था कैप्टन, जिसने सालों तक उसको जंजीरों से बांधकर दर्द दिया। फिर वो कैप्टन और उसके साथियों पर टूट पड़ता है। कैप्टन घबराकर अपने जहाज की तरफ भागता है और आखिरी बार रिमोट का बटन दबाकर मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चैन और कंट्रोल डिवाइस दोनों नष्ट हो चुके थे, इसलिए रिमोट का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अब ये देखकर कैप्टन और उसके साथी समझ जाते हैं कि उनका अंत करीब आ गया है। वहीं दूसरी तरफ क्रैब अब पूरी तरह से आजाद था और सालों की यातना का गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। फिर वो तेजी से जहाज की तरफ बढ़ता है, जबकि कैप्टन और उसके साथी अपने बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ ही पलों में क्रैब जहाज तक पहुंच जाता है और फिर सबसे पहले डायना को अपना शिकार बनाता है। अब रोको भी उसके क्रोध से बच नहीं पाता। अब दोनों के खत्म होते ही कैप्टन की हालत डर से खराब हो जाती है, क्योंकि आज उसको अपने ही क्रैब की आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। फिर कैप्टन भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैब उसको नहीं छोड़ता और उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। फिर वो उस जहाज को भी पूरी तरह से तबाह कर देता है, जो वर्षों से लोगों के लिए मौत का जाल बना हुआ था। अब आखिरकार सब कुछ शांत हो जाता है। कैप्टन और उसके साथी खत्म हो चुके थे और क्रैब भी समुद्र की तरफ लौट जाता है। तभी एमी और जोएल राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक बेगुनाह क्रिएचर को भी गुलामी से मुक्त कर दिया था। खतरा टलने के बाद जोएल और एमी कुछ समय अकेले बिताते हैं और इतने दिनों के सफर, मुश्किलों और लड़ाइयों के बाद दोनों के बीच की दूरियां फिर से कम होने लगती हैं। एमी को भी एहसास हो जाता है कि जोएल सिर्फ उसके ही लिए इतना लंबा और खतरनाक सफर तय करके आया है, लेकिन जोएल के मन में अब एक और जिम्मेदारी थी और वो थी उसके पुराने साथी। अब उसको अपने पुराने साथियों की याद सताने लगती है। उसको एहसास होता है कि जिन लोगों ने हमेशा उसका साथ दिया और इतने सालों तक उसकी जान बचाकर रखी, वो मुश्किल समय में उनको छोड़कर आ गया है। इसलिए अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता था, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वापस अपनी कॉलोनी में जाएगा। एमी उसके फैसले को समझती है, इसलिए उसको जाने देती है। फिर जाने से पहले जोएल अपनी सर्वाइवल बुक एमी को दे देता है, ताकि किताब को पढ़कर उसको मॉन्स्टर्स की नॉलेज हो और वो जिंदा रह सके। फिर विदा लेने से पहले जोएल हिम्मत जुटाकर एमी को किस करता है और इस बार एमी भी उसको रोकती नहीं। फिर जब जोएल वहां से जाने लगता है तो एमी उसको मुस्कुराकर कहती है कि इस बार तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और इतना कहकर जोएल मुस्कुरा देता है और बॉय के साथ अपनी कॉलोनी की ओर वापस निकल पड़ता है। अब उसके सामने फिर से 7 दिनों का खतरनाक सफर था, लेकिन इस बार वो पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं था, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बहादुर लड़का बन चुका था, जिसको अच्छे और बुरे मॉन्स्टर्स की समझ थी। 7 दिनों के लंबे और खतरनाक सफर के बाद जोएल और बॉय आखिरकार अपनी पुरानी कॉलोनी में पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचते ही जोएल का दिल बैठ जाता है, क्योंकि बाहर से कॉलोनी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। जगह जगह टूटे हुए हिस्से और हमलों के निशान देखकर बर्बादी साफ नजर आ रही थी। अब जोएल को महसूस होता है कि शायद उसने आने में देर कर दी। फिर जैसे ही वो घबराकर अंदर जाता है तो अंदर जाकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसको अपने दोस्त मिल जाते हैं तो जोएल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने साथियों को देखकर खुशी से झूमने लगता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि जोएल सचमुच इतने खतरनाक सफर से बचकर लौट आया है। तभी कुछ समय बाद जोएल रेडियो स्टेशन पर जाता है और एक संदेश रिकॉर्ड करता है। ये संदेश सिर्फ उनकी
की ही कॉलोनी के लिए नहीं बल्कि उन सभी बचे हुए लोगों के लिए था जो अभी भी डर डर कर बंकरों और अंडरग्राउंड कॉलोनियों में छिपे हुए थे। जोएल कहता है कि मैंने पिछले 15 दिन जमीन पर बिताए हैं। अगर मैं आज जिंदा हूँ तो इसकी वजह है एक वफादार कुत्ता और रास्ते में मिले 2 लोग। अगर मैं ये सब कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। देखने में ये ऊपर की दुनिया खतरनाक जरूर है, लेकिन डर कर छिपे रहना भी कोई जिंदगी नहीं है। फिर वो बताता है कि इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने सीखा कि मॉन्स्टर से कैसे बचना है, किन किन जीवों से हमें खतरा होता है और किन पर भरोसा किया जा सकता है। अब जोएल सभी लोगों को जीने की उम्मीद दे देता है और समझाता है कि हम बाहर की दुनिया में भी जी सकते हैं। और फिर वो सभी को एक बड़ा फैसला सुनाता है कि मैं और मेरे दोस्त उत्तर के बर्फीले पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, जहाँ की ठंड में ये मॉन्स्टर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। हमारा सफर मुश्किल जरूर होगा, लेकिन आजादी के लिए ये जोखिम लेना जरूरी है। अब जोएल का ये संदेश रेडियो के जरिए दूर दूर तक फैल जाता है। अलग अलग कॉलोनियों में और बंकरों में जहां बहुत सारे लोग छिपे हुए थे, उनको भी उम्मीद की किरण नजर आती है। अब धीरे धीरे वो लोग अपने छिपे हुए ठिकानों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जिसमें एमी की कॉलोनी के लोग भी शामिल थे। अब कुछ दिनों बाद जोएल अपने साथियों और बॉय को साथ लेकर अपने नए सफर पर निकल पड़ता है और इस बार उसका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया ढूंढना था जहां सभी लोग बेखौफ रह सके। रास्ते में उसको अपने दोनों साथी क्लाइड और मीनो की भी याद आती है, जिन्होंने उसको जीना सिखाया था। इस समय बर्फीले पहाड़ों के बीच कहीं दूर क्लाइड और मीनो भी रेडियो पर जोएल का संदेश सुन रहे थे। जोएल की योजना सुनकर मीनो चिंतित हो जाती है और कहती है कि यहाँ की बर्फीली मकड़ियां उनको जिंदा खा जाएंगी, लेकिन क्लाइड हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है जोएल सब कुछ संभाल लेगा। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।